हेलो प्यारे बच्चों। देखो यार दोस्तों, आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन दोनों एक साथ डिस्कस किए थे। उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और साथ में आपको बताया था कब कार्बोकैटायन बनेगा, कब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, और उनके बेसिस पे बहुत सारी रिएक्शन बताई थी। आज हम लोग उसके बचा हुआ काम करेंगे और साथ में पढ़ेंगे ईएएस मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बची हुई रिएक्शनों को समझते हैं और पूरा करते हैं। तो जरा देखो यार, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। एल्काइन के पास यार एसिडिक नेचर होता है, उसकी डिस्कशन करते हैं। उस पर बेस्ड रिएक्शन भी आती है तो उनको करते हैं, वो कैसे होंगी, किस तरह से होंगी। तो जरा प्यारे बच्चों इस विषय पे जरा ध्यान दें, ठीक है, टॉपिक पे फोकस करो। जैसे देखो यार, ये है, ये हमारा क्या है, एल्काइन है, ये देखो, ठीक। अब यदि हम इससे प्रोटॉन निकाल देते हैं तो जब प्रोटॉन निकाल दोगे तो ये कॉन्जुगेट आयन आएगा ऐसा, इस तरह, और ये प्रोटॉन आएगा इस तरह, ठीक है ना। अब आप ऐसा देखते हो तो जरा देखो क्या होता है, ये कार्बन का यदि हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और सॉरी sp हाइब्रिडाइज है ना। क्यों? क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो ये कैसा हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है। और यदि ये sp हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब इसका s करेक्टर कितना है, 50% मेरे प्यारे बच्चों s करेक्टर है इसके पास। एस करेक्टर कितने परसेंट है, 50% एस करेक्टर इसके पास है, 50%, ये देखो। और यदि 50% एस करेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एस करेक्टर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये बात पढ़ी है क्या, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा प्यारे बच्चों क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। और एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट पे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। ध्यान है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जरा देखो, इसका एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये स्टेबलाइज करता है, ये क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। मगर फिर भी इसका इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है। इसका मैक्सिमम इक्विलिब्रियम किधर शिफ्टेड होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो पहला पॉइंट गौर सुनिए जरा, एल्काइन जो होता है वाटर में आयोनाइजेशन नहीं शो करता है। भाई जनरली हम लोग एसिड किसको बोलते हैं, हम एसिड उसको बोलते हैं जो वाटर में डालने पर क्या करे, आयोनाइजेशन शो करे। मगर एल्काइन ऐसा नहीं करता है, नो आयोनाइजेशन। यदि इसको पानी में डालोगे तो किसी भी तरह का आयोनाइजेशन नहीं आएगा। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा पॉइंट जरा ध्यान रखो, एल्काइन जो होता है, ठीक है, वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम, गौर समझिएगा प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम जो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहता है। इस वजह से ध्यान रखना, एल्काइन किसी वीक बेस से भी रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे कोई कहे कि क्या एल्काइन हमारा अमोनिया से रिएक्शन कर जाएगा, इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन करके ये बना लेगा ऐसा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो होगा इधर शिफ्टेड होगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये बेस है, ये जो है अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। किससे? अमोनिया से। ये इस तरह से,
अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ये, इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये रिएक्शन नहीं करता। किससे नहीं करता? अमोनिया से नहीं करता है, इवन NaOH KOH से तक रिएक्शन नहीं करता, इनसे भी इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहता है। ये रिएक्शन करता किससे है? तो जरा गौर समझिए कि ये रिएक्शन करता किससे। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए, जैसे OR निगेटिव, NH2 निगेटिव, R निगेटिव, इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनसे रिएक्शन करता है। R निगेटिव में कौन आएगा? जैसे RMgX, RLi, इस तरह के मॉलिक्यूल, उनसे रिएक्शन करता है, तब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये देखो, जब इससे रिएक्शन करेगा तब इक्विलिब्रियम इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड हो, ऐसे। और आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? इस तरह से, ये देखो। तो एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, बहुत ही कम एसिडिक होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, वो भी इक्विलिब्रियम पे, ऐसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आया कि एल्काइन जो होता है उसका हाइड्रोजन बहुत ही वीक एसिडिक है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि आप लोगों ने मेरी बातों को समझा हो, जितना हमने पढ़ाया है, तो उसके हिसाब से एल्काइन का कॉन्सेप्ट क्या है? एल्काइन मेरे दोस्त दो तरह की रिएक्शन दे सकता है। ये देखो, एक उसके पास वेरी वीक एक्टिव हाइड्रोजन है, वेरी वीक एक्टिव हाइड्रोजन है। वेरी वीक एक्टिव हाइड्रोजन कहे जाने का मतलब क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करेगा मगर वाटर में आयोनाइजेशन नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये किससे किससे रिएक्शन कर जाता है? जिसकी वजह से ये रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी कैसे? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, जिनकी पावर OH आयन से भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग मेटल, जो हमारे स्ट्रॉन्ग मेटल होंगे उनसे रिएक्शन करेगा। तीसरी बात, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे RMgX, उनसे। ये सब एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन है। जैसे ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो इसमें क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा। मेटल डालोगे तो मेटल से रिएक्शन करके क्या करेगा? हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। ये सब हाइड्रोजन की रिएक्शन होंगी। और ऑर्गेनोमेटेलिक डालोगे तो भी एसिड बेस रिएक्शन करेगा। और बाकी एल्काइन क्या करता है? ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। एल्काइन के पास यार मेरे प्यारे बच्चों बस इतने ही काम है, एक रिएक्शन करे या 1000 रिएक्शन करे। एल्काइन या तो अपने हाइड्रोजन की रिएक्शन करता है या अपने डबल बॉन्ड की वजह से रिएक्शन करता है, और कोई भी रिएक्शन एल्काइन अलग से नहीं देगा। या तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन दे रहा है मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से, तो मल्टीपल बॉन्ड होने की वजह से कौन सी रिएक्शन आती है? इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की है। नहीं तो एक्टिव हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन एक्टिव है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है। ऊपर से ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस जिनका बेसिक स्ट्रेंथ OH आयन से ज्यादा हो, जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं। स्ट्रॉन्ग मेटल से रिएक्शन करेगा और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। अब हम लोग इसी वीक एसिडिक या वीक एक्टिव हाइड्रोजन की रिएक्शन को करते हैं। देखिए, आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, गौर से देखिएगा। रिएक्शन विद मेटल, एल्कीन रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि एल्कीन का हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। यदि इसमें हम सोडियम मार दें तो क्या हो? तो सिंपल की बात है, सोडियम मार दोगे तो ये क्या बना देगा? ऐसा बना देगा सॉल्ट, और क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस।
प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एसिटिलाइड। एसिटिलाइड, एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिलाइड, है ना। इसका रफ करने वाला, बड़ा रफ करने वाला, देखो ये क्या बनता है, एसिटिलाइड साल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। कैसे बनती है, देखो ऐसे बनती है, Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, क्यों, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव हो गया है एसिडिक नेचर की वजह से। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये इसको एसिटिलाइड में कन्वर्ट कर देता है और अपना फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है ऐसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। और ये जो फ्री रेडिकल है, एक और फ्री रेडिकल मिलके हाइड्रोजन गैस बना देते हैं और अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, सॉल्ट में, अपना सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो इस तरह से। तो इस तरह की रिएक्शन होती है मेटल के साथ इसकी, ठीक है, यदि मेटल से करें। अब इसी में एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहो या टेस्ट कहो, टेस्ट ऑफ एल्काइन, ठीक है, एक मिनट, टेस्ट ऑफ एल्काइन विच हैव एक्टिव हाइड्रोजन। मतलब क्या है, ऐसे एल्काइन का टेस्ट जिसके पास ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, ऐसे एल्काइन का टेस्ट यदि कहीं करना है तो ये काम आते हैं। क्या काम आते हैं, जरा देखो, आप लोगों ने हो सकता है इनके नाम सुन रखे हो। पहले गौर सुनिए, टॉलेंस रेजेंट, किसी को टॉलेंस रेजेंट पता है क्या होता है, क्यों प्यारे बच्चों, कोई है जिसको टॉलेंस रेजेंट पता है, अरे भाई प्यारे बच्चों बताओ तो सही। तो टॉलेंस रेजेंट क्या होता है, क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट डाल दो, तो जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट डाल दो तो ये ऐसा बनाता है। यदि कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बोलो तो ये इस तरह का होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, टॉलेंस रेजेंट होता है। इसी तरह से एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन, ये देखो फैलिंग सॉल्यूशन 1 होता है अमोनिकल, ये देखो क्यूप्रस, एक मिनट, हाँ ये देखो क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ये देखिए। अब ये करते क्या है, जरा गौर समझिएगा, आपको लगेगा कोई टफ रिएक्शन है, बहुत रद्दी टाइप की रिएक्शन है। देखिए क्या होता है, जब हम एल्काइन की रिएक्शन इनसे करते हैं, जैसे ये हमारा एल्काइन है, इसकी रिएक्शन मैंने टॉलेंस रेजेंट से करा दी तो क्या हुआ, इसी की रिएक्शन मैंने फेनिल सॉल्यूशन से करा दी तो क्या हुआ। तो जरा देखो यार, फेनिल सॉल्यूशन और टॉलेंस रेजेंट काम क्या करते हैं, इनके पास मेटल है, इनके पास क्या है, मेटल। तो ये मेटल होने की वजह से मेटल वाली रिएक्शन शो करते हैं और इस तरह से बना लेते हैं, ये देखो ऐसे, ये। और ये क्या होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये देखो इस तरह का, इसको बोलते हैं सिल्वर एसिटिलाइड। एसिटिलाइड बना है किसका, सिल्वर का। इसी तरह से कॉपर भी करता है इस तरह से। और ये क्या होता है, इसका कलर अलग होता है, रेड या येलो कलर का होता है ये, तो ये भी मगर प्रेसिपिटेट होता है ऐसे। तो ये क्या है, सिल्वर एसिटिलाइड। ये टेस्ट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन कौन इस चीज को नहीं देगा, गौर समझिएगा, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, जो ऐसा एल्काइन होगा जिसके पास ये हाइड्रोजन नहीं होगा, ये तीनों ही इस तरह के टेस्ट नहीं देते हैं।
ये ना तो टॉलेंस रेजेंट से रिएक्शन करते हैं और ना बच्चों फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन, नो रिएक्शन। जरा समझो, वही एल्काइन देगा जिसके पास एसिडिक मतलब एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन हो। मेटल अटैच कर लेता है अपने से। क्या अटैच कर लेता है? मेटल अटैच कर लेता है। ऑरेंज और रेड ऑरेंज कलर का बनाता है, मेटल अटैच कर लेता है। एल्काइन नहीं देता, एल्कीन नहीं देता है। और एल्काइन कौन सा नहीं देगा? जिसके पास हाइड्रोजन ना हो। हाइड्रोजन है तो देगा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे कि यार एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है ए बी सी, इसको हमने फेलिंग सोल्यूशन से पास कराया, उनमें से ए ने फेलिंग सोल्यूशन के साथ, ठीक है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, तो बताओ ए क्या है? अब ए एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या है? जैसे मैंने देखो ये क्वेश्चन बनाया, जरा समझिएगा, आपके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पास थ्रू a mixture of hydrocarbon pass through Tollens reagent solution। वैसे वो टॉलेंस रेजेंट सोल्यूशन भी नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। एंड ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पास थ्रू टॉलेंस रेजेंट सोल्यूशन एंड does not form any precipitate, ठीक है। मिक्सचर हैव, सॉरी, इसको select the hydrocarbon which is not present in mixture। वो हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट करो जो मिक्सचर में ना हो। ऑप्शन आपको दे दिए गए, गौर समझिए, ऑप्शन दे रहा हूं। आपने टॉलेंस रिएजेंट से पास कराया है और किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट नहीं आया। मैंने पहले ऑप्शन दिया ये, दूसरा मैंने ऑप्शन दिया ये, तीसरा मैंने ऑप्शन दिया ये, चौथा मैंने ऑप्शन दिया, गौर समझिएगा, ये। अब बताओ इनमें से कौन कौन से हैं जो ऐसा कर रहे होंगे? यदि वो प्रेसिपिटेट नहीं बना रहा है तो यार जिसके पास हाइड्रोजन होगा वो तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसके पास एल्केन देते नहीं है और ऐसा भी एल्काइन नहीं देता है जिसके पास क्या हो? हाइड्रोजन ना हो। तो दो आंसर आए, सी और डी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और ये टेस्ट भी है। जैसे कोई कहता है कि एल्काइन का टेस्ट दो, एसिटिलीन का टेस्ट बताओ, जैसे एसिटिलीन का टेस्ट है, जैसे एक सिंपल का क्वेश्चन पूछा जाता है, एथेन, इथीन और इथाइन, मतलब C2CH3CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इन तीनों को सेपरेट करना है या इन तीनों का टेस्ट बताओ। तो इसमें क्या करोगे? बस फेलिंग सोल्यूशन या आप टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो एल्काइन का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, एल्काइन का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सब हाइड्रोजन की रिएक्शन है। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इन सबसे रिएक्शन करता है। ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात तो आप समझ गए कि उसका हाइड्रोजन काम का है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मगर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड से ही रिएक्शन करेगा। बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करेगा, एसिड नहीं, सॉरी, बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से ही रिएक्शन करेगा, इससे पहले नहीं करेगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा देखो यार, बातों को और आगे बढ़ाते हैं।
और आगे क्या है जरा देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन का एक रेजेंट होता है ओजोनोलिसिस, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में की है। ओजोनोलिसिस भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल। एक होता है बच्चों एल्कलाइन, 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन। 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन को ही प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, बायर रेजेंट, ये कहा जाता है। और ऑस्मिक टेट्राऑक्साइड। अब जरा देखो, इनमें से एक तो मैं पढ़ा चुका हूं, यदि अच्छे से ध्यान दो तो एक तो पढ़ाया जा चुका है ओजोनोलिसिस। बचे हुए दो का काम बताता हूं। ये दोनों एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, डाइऑल बनाते हैं। डाइऑल कैसे बनाते हैं गौर समझिएगा। देखो कितने बॉन्ड है उससे उनको मतलब नहीं है, ये सिर्फ दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तीन होंगे या कुछ भी हो, ये सिर्फ दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, कितने बॉन्ड को ब्रेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो बॉन्ड को, ध्यान रखना। ये सिर्फ दो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऐसे ऐसे, सिर्फ दो बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। दो बॉन्ड को ब्रेक करके बनाते क्या है, इस तरह से। ठीक है, तो सॉरी, इस तरह से बनाते हैं। दो नहीं, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यार, नहीं तो बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं इस जगह लिख देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ही बोल दिया है, तो जरा गौर समझो। ओनली 1 पाई बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म सिस, गौर समझिएगा, सिस डाइऑल। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और सिस डाइऑल फॉर्म होगा। दो बॉन्ड को नहीं, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे। और ये दोनों डाइऑल एक ही जगह पे है, मतलब एक ही साइड में है। आप ये लिखते हो या फिर ये लिखते हो, बात एक ही है। आप ये कह रहे हो कि ये दोनों डाइऑल प्लेन के एक ही साइड में होंगे, अलग अलग साइड में नहीं होंगे। ये देखो, जैसे ये है तो प्लेन के इसी साइड में ये है, तो इसी साइड में ये है, ऐसे। बाकी बैलेंस ही अपना फ्री है, ये देखो। या फिर इसी बात को आप ये कह रहे हो कि दोनों डाइऑल प्लेन के एक ही साइड में आएंगे, ऐसे। ये देखो, अबव द प्लेन कह दो या बिलो द प्लेन कह दो। जैसे ये प्लेन है, बोर्ड है, तो दोनों OH ऊपर की ओर आए ऐसे, या दोनों OH बोर्ड के पीछे की ओर चले गए, ऐसा कुछ होगा सिस डाइऑल। तो सिस डाइऑल दोनों एक ही आंसर बनाते हैं, एल्कली KMnO4 सॉल्यूशन और ऑक्सियम टेट्राऑक्साइड, दोनों का काम एक ही है, सिस डाइऑल को फॉर्म करना। सिस डाइऑल को फॉर्म करना। एक बॉन्ड ब्रेक होगा और सिस डाइऑल बन जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और सिस डाइऑल बन जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और सिस डाइऑल बन जाएगा। कैसे, इसको देखो दिखाते। जैसे ये देखो, ये हमारे पास एल्कीन है, किसी ने KMnO4 से रिएक्शन करा दी, तो अब क्या होगा, बस ऐसा होगा। ये देखिए, इस तरह से होगा। मगर यार किसी ने ऐसा ले लिया तो, अब जरा गौर समझिएगा। और KMnO4 से रिएक्शन करा दी गई, 1% एल्कली KMnO4। अब क्या बनेगा, तो बनेगा तो ऐसा। बच्चों ने कहा सर इसमें आप पूछना क्या चाहते हो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे कर दिया है। मगर किसी ने ऐसे आंसर दे दिए तो कैसे लिखोगे, क्या बनेगा बताओ, अब क्या बनेगा।
तो अब तो बात फंसेगी। स्टीरियो केमिस्ट्री में पूछ दिया तो क्या बनेगा? तो देखो अब मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी बता रहा हूं, गौर समझिएगा। वैसे तो कुछ नहीं करना है, बस सिस डाइऑल बनाना है, मगर यदि प्यारे बच्चों ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पूछता है तो आपको टेंशन आ जाएगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री यदि पूछता है तो टेंशन आ जाएगी। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करोगे, बात यहां पर है कि यार हम स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे सॉल्व करें। तो जरा देखो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए ध्यान रखिएगा क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सेम 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 फॉर्म करेंगे मीजो अपोजिट। लाओ मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझिएगा। सेम सेम मीजो मीजो एंड अपोजिट फॉर्म रैस्मिक मिक्सचर। ये क्या है? सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक मिक्सचर, इसका मतलब क्या है दोस्त? यार इसका कुछ मतलब नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। सिस एल्कीन पर सिस एडिशन किया, सिस एल्कीन पर सिस एडिशन, मतलब भाई ये कैसा एडिशन करता है? सिस, और एल्कीन भी कैसा है? सिस। तो सेम सेम हुए तो मीजो कंपाउंड बनाएंगे, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और यदि अपोजिट हुए तो रैस्मिक मिक्सचर बनाएंगे, मतलब वो और उसका मिरर इमेज, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक का मतलब ये। इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन ऐसे फेंक दिया, देखना गौर समझिएगा। किसी ने यार ऐसा क्वेश्चन बोल दिया, अब बताओ ये क्या है? ये है सिस ब्यूटीन। अब इसमें कह रहा है KMnO4 का बताओ ऐसे, और मैंने दो ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, तुम क्या बताओगे? देखिएगा अच्छे से, मैं पूछ रहा हूं ये आंसर सही है या ये वाला? एक मिनट प्लस ना लगाऊं, नहीं तो ये हुआ कि इसके साथ बना है। ये आंसर सही है, बताइए प्यारे बच्चों। ये देखो, अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन उसने इस तरह से दिए, तो जब प्यारे बच्चों ऑप्शन इस तरह से देगा तो बात फंस जाएगी ना कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। तो देखो हम कैसे करेंगे। ये क्या है? सिस, और ये किस तरह का एडिशन करता है? सिस एडिशन करता है। तो सेम सेम हो गए, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? मीजो कंपाउंड आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? पहले तो समझो कॉन्सेप्ट। भाई ये सिस एल्कीन है और ये हमेशा कैसा एडिशन करता है? सिस एडिशन करता है। तो सेम सेम हो गए ना, तो सेम सेम क्या बनाएंगे? मीजो। सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक, सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक, सिस सिस सेम हो गए तो मीजो कंपाउंड बनेगा। ये ट्रांस होता है, ये सिस, तो अपोजिट हो गए तो रैस्मिक मिक्सचर। अब हमें कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा मीजो है कौन सा नहीं? यदि कोई मीजो कंपाउंड होता है तो उसकी एक कंडीशन है, हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके पास प्यारे बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। और मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे सिखाया था, आर आर की मिरर इमेज जो होती है, मिरर इमेज, वो क्या होती है? एस एस। एक मिनट, एस एस। इस आर की मिरर इमेज ये वाला है, इस आर की मिरर इमेज ये वाला है, और आर की मिरर इमेज होता है एस। यही तो बताया था। अब वही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ। आप प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए इनका नॉमेनक्लेचर करो। तो नॉमेनक्लेचर याद है कि भूल गए हो सब लोग? नंबरिंग डाल के करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है तो ये 1, फिर इसका ज्यादा है 2, फिर इसका ज्यादा है 3, फिर इसका ज्यादा है 4। किसी ने कहा सर इसका कैसे ज्यादा है? अरे भाई ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद हाइड्रोजन है। अब 1 से 2 की ओर घुमा लो। जब 1 से 2 की ओर घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है ना। क्लॉकवाइज तो ऐसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 4th नंबर हॉरिजॉन्टल एस,
एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्थ नंबर कहां है, वर्टिकल लाइन, एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पे एस, इसको निकालो 1 2 3 4, 1 से 2 की ओर जाओ, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ नंबर कहां है, हॉरिजॉन्टल है, ये देखो फोर्थ नंबर है, तो आर। और बेटा आर और एस एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, सारे लिगेंड सेम है, OH इसके पास भी है, OH इसके पास भी, H इसके पास भी है, H इसके पास भी है, CH3 इसके पास भी है, CH3 इसके पास भी है, सारे लिगेंड सेम हो, नॉमेनक्लेचर अपोजिट आ जाए, इसका मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहा है, तो ये एक मीजो कंपाउंड हुआ। ये तो आंसर है हमारा। अब ये है या नहीं इसको चेक कर लो, ठीक है, मैं डायरेक्ट डाल दूं 1 2 3 4, तो 1 से 2 की ओर गए, ये तो क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आर, फोर्थ नंबर कहां है, वर्टिकल लाइन पे, भाई फोर्थ नंबर वर्टिकल लाइन पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या होता है, आर। अब यहां पर डालो 1 2 3 4, अब ये भी क्या है, क्लॉकवाइज, और फोर्थ नंबर क्या है, वर्टिकल लाइन पे, ये भी क्या हुआ, आर, ये भी तो ऐसे ही घूम रहा है 1 से 2 की ओर है, तो दोनों आर आ रहा है, तो क्या आर की मिरर इमेज आर होती है, नहीं, इसका मतलब ये मीजो नहीं है, आंसर ये वाला है मीजो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल एक ऐसा प्लेन खींचना है कि वो मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, या एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहा, या एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहा। तो आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये है। स्टीरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो टफ हो सकता है, वैसे तो नॉर्मल यार इजी क्वेश्चन आता है, बच्चे 2 मिनट में इसको निपटा देते हैं, दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, बच्चे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बस ध्यान रखना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आए तो फिर ध्यान रखिएगा क्या, सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक, जैसे गौर से देखो। अब इसी क्वेश्चन का आंसर यदि ये होता, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होता, ये देखिए, अब हमने ट्रांस एल्कीन ले लिया है ऐसे, और KMnO4 से करा दिए एल्कली KMnO4, ये देखो। अब यदि वो पूछ रहा होता तो आंसर ये वाला आता, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको B दे देता हूं, तो अब क्या आता, B, क्यों, क्योंकि ये ट्रांस एल्कीन है और ये हमेशा कैसा एडिशन करता है, सिस एडिशन करता है, तो अपोजिट रैस्मिक मिक्सचर बनाएगा, मतलब ये और इसके साथ इसका मिरर इमेज दोनों बनेंगे, ये और इसके साथ इसका मिरर इमेज वाला कंपाउंड दोनों बनेंगे। रैस्मिक मिक्सचर का मतलब ये है, मीजो का मतलब होता है एक ही कंपाउंड बनेगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, रैस्मिक मिक्सचर का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जिसकी वजह से वो और उसका मिरर इमेज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है, वो और उसका मिरर इमेज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे सोल्यूशन में। मीजो कंपाउंड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें विद इन द मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, विद इन द मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। रैस्मिक मिक्सचर का मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और साथ में वो और उसका मिरर में दोनों एक साथ बनते हैं, तो ये देखो, तो सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक, कॉन्सेप्ट ये है, सेम सेम मीजो अपोजिट रैस्मिक का मतलब समझे, यदि वो सेम सेम कॉम्बिनेशन करेंगे तो मीजो कंपाउंड आएगा, और यदि अपोजिट कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आएगा, रैस्मिक मिक्सचर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन भी समझ गए, ये ऑक्सीडेशन मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, तो जरा देखिए, एल्कीन और एल्काइन में हम लोगों ने मैक्सिमम बातें कर ली हैं, मैक्सिमम क्या हो सकता है, सभी बातें कर ली हैं, एल्कीन भी आपको पढ़ा दिया, एल्काइन भी आपको पढ़ा दिया, एल्केन भी पढ़ा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमें करना चाहिए EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करना है, जरा इस बात को समझो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे करोगे और क्या होता है। तो जरा देखो यार, हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है ऐसे, ये बेंजीन है, बेंजीन अभी एरोमेटिक है ऐसे। अब इसमें आपने किसी इलेक्ट्रोफाइल को डाला इस तरह से। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जाके गिरेंगे, है ना ऐसे। ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जाके गिरे इस तरह। तो पहले क्या करते हैं, ये जिस पाई बॉन्ड पे गिरते हैं उस पर धंस जाते हैं। मैं एक ऐसा पाई बॉन्ड बना देता हूं ऐसे, वो उस पाई बॉन्ड पे गिरे तो जाके धंस गए उस पाई बॉन्ड पे। इसके बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, पाई कॉम्प्लेक्स ऐसे। फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है किसी एक डायरेक्शन में, और जैसे इस साइड मान लो शिफ्ट हो गया, तो यहां पे बन गया कार्बोकटायन ऐसे, और ये हाइड्रोजन दिखा दिया, क्या बन गया, कार्बोकटायन। अब जरा देखो यार, जब आप एल्कीन और अल्काइन पढ़ते थे तो ऐसा ही होता था ना, इलेक्ट्रोफाइल जो होता था वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता था, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसा कर देता था। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि सर अटैक यहां करा रहे हैं, यहां पर धसा, यहां पे दूसरे बॉन्ड पे रहे, तो यार वो रेजोनेंस कर रहा है। आप चाहो तो कंफ्यूज ना हो, जैसे मैंने अटैक यहां कराया है और धसाया इस बॉन्ड पे, तो बच्चों को लग रहा होगा यार ये तो अलग अलग बॉन्ड है, तो आप चाहे तो एक ही बॉन्ड लिख लें, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं। इसके बॉन्ड कैसे होते हैं, रेजोनेंस में। तो ऐसा बॉन्ड बना देता हूं जैसे आप आसानी से समझ पाए, ये देखो ऐसा। अब ये एरोमेटिक है और ये देखो नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब उसके कंपेयर में ये अनस्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल था। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक था। तो पहली बात तो ये आ गई कि जिस तरह से आप एल्कीन में और अल्काइन में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करते थे, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करता है। एरोमेटिसिटी को लॉस करने का मतलब वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो पहला नोट आया हमारे पास, वो क्या आया कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, डू नॉट, एरोमेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं, नहीं शो करते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। क्यों नहीं करते, यदि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट कंपाउंड, या फिर इसी को कहते हैं, इसी को क्या कह सकते हो, ड्यू टू, ठीक है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी को खोता है ऐसा। बात एक ही। तो अब पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ कि एल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जबकि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और जबकि दोनों के पास ही डबल बॉन्ड है, इनके पास भी डबल बॉन्ड है, एल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड है, मगर रिएक्शन का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि इसको एरोमेटिसिटी लॉस करनी पड़ती है, मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस करना पड़ता है। पहली बात तो ये आ गई।
अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करता है, इस बात को जरा समझो। देखो यार प्यारे बच्चों, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मारा, तो जब बेंजीन पे हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मारा तो ये ऐसे हो गया, इस तरह से, है ना। डायरेक्शन इधर रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने की डायरेक्शन दिखाई जाती है ऐसे। अब जरा देखो, यही चीज फिर शिफ्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ये मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया, ये प्लस और ये इलेक्ट्रो। अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, वो इस प्रोटॉन को लेके निकल जाता है, और इस प्रोटॉन को जब लेके निकल जाता है तो जरा देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आ जाते हैं और फिर से ये एरोमेटिक कैरेक्टर फॉर्म कर लेता है इस तरह से, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इस जगह के प्रोटॉन को लेके नहीं निकलेगा, इस जगह के प्रोटॉन को लेके। किसी ने कहा सर कैसे, अरे यदि ऊपर वाले को लेके निकल जाता तो इसकी 5 बैलेंसी हो जाती, 1 2 और डबल बॉन्ड लगने की वजह से 4 और एक ये 5, है कि नहीं। जबकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। ये हाइड्रोजन लेके निकलेगा और ये ऐसे आ जाए, ये देखो। अब ये क्या है, एरोमेटिक। चले कहां से थे, एरोमेटिक। ये देखो, एरोमेटिक से चले एरोमेटिक पे पहुंचे। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो बच्चों ने कहा कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे है, आपने किसका अटैक कराया, इलेक्ट्रोफाइल का कराया कि नहीं कराया। अच्छा, जो निकल के गया वो क्या गया, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो H पॉजिटिव निकला ना। यहां पे भाई क्या हो रहा है, ये H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। तो अब जरा बताओ क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया है, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है। अब इसमें से आरडीएस कौन है, तो आरडीएस ये वाला स्टेप है, ये देखो पहला स्टेप आरडीएस है। दूसरा स्टेप तो बहुत फास्ट होगा। किसी ने कहा क्यों, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है, और एरोमेटिक कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है तो और तेजी से करोगे ना यार दोस्त तुम। तो प्यारे बच्चों, एरोमेटिक कैरेक्टर फॉर्म होने की वजह से रिएक्शन और तेजी से होती है। तो ये देखो, अब बात आती है किस किस बात की, तो जरा देखो गौर से किन किन बातों की हमें बात करनी है और टेंशन लेनी है। सबसे पहले रेट ऑफ ईएएस। ईएएस का रेट किस पर डिपेंड करेगा, बताओ। तो बताइए बच्चों, अब बताओ, इलेक्ट्रोफाइल अटैक वाला स्टेप जो है वो हमारा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है वो वाला स्टेप हमारा कैसा है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। यदि वो स्टेप रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है तो आप सभी प्यारे बच्चे इस बात को बताएं कि वो कैसे होगा। यदि ये स्टेप हमारा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस है, प्लस कहां पे अटैक करता है, माइनस पे। इसका मतलब माइनस चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल उतनी तेजी से अटैक होगा। तो सबसे पहला आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से ये अटैक करा लेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब माइनस चार्ज ज्यादा है, माइनस चार्ज ज्यादा है तो तेजी से अटैक होगा, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतनी तेजी से अटैक होगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतनी तेजी से अटैक हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यदि इलेक्ट्रोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी
तो भी रिएक्शन तेजी से होगी, है कि नहीं? मगर इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं वो इस पर आते हैं, इस वाले पॉइंट पे, बेंजीन वाले पॉइंट पे, ध्यान रखिएगा ऐसे। तो बेंजीन वाले पॉइंट पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हमें ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन तेजी से अटैक कराएगा कौन नहीं। और इसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान देना है, बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, बस। तो अब मैं आपको और शॉर्टकट में लिख देता हूं, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को ज्यादा करता है, बढ़ाएगा, मतलब रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। देखो, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, और जो लेगा वो डिक्रीज करेगा। जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या करेगा, वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो बस आपको कुछ नहीं देखना है, बेंजीन रिंग को कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगले पॉइंट पे चलते हैं, जैसे ये देखो, एक एक करके मेरे को बताते जाइएगा। ये है फिनॉल। अब ये बताओ, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है? तो सिंपल सी बात है, बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो हमेशा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास यदि लोन पेयर है तो वो हमेशा बेंजीन रिंग को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, है ना। तो बेंजीन रिंग के अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो वो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि रेजोनेंस ऐसे आएगा, ऐसे, तो जब रेजोनेंस ऐसे आएगा तो ये इस तरह से आएगा, ये देखो, ये माइनस यहां आ गया और ये इस तरह से लग गया ऐसे, ये देखो। तो इसने क्या किया है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं ना यार, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, नीचे कौन है, बेंजीन, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों, अटैक किसका कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का। इसका मतलब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो बेंजीन पे माइनस चार्ज बढ़ रहा है, माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्लस का अटैक और तेजी से होगा। ये देखो माइनस चार्ज बढ़ गया बेंजीन पे, है। तो जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हीं ग्रुप को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं ग्रुप को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं और बेंजीन रिंग को एक्टिव करते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक्टिव ग्रुप होते हैं, एक्टिवेटेड ग्रुप होते हैं। मतलब ये सब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मतलब बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। मगर कहां पे करते हैं, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां इंक्रीज कर रहे हैं, जरा चेक करके देखो। माइनस चार्ज कहां कहां पे जा रहा है, माइनस चार्ज अल्टरनेट घूमेगा ना, तो माइनस चार्ज दोस्त कहां जा रहा है, यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज अल्टरनेट घूमता है। तो जब प्यारे बच्चों माइनस चार्ज अल्टरनेट घूमता है तो ऐसा ही हुआ ना, ये देखो ऐसे। और ऐसा हुआ तो इससे क्या पता चला, इससे ये बात पता चल रही है
इससे क्या है, ये बात साफ साफ पता चल रही है कि भैया माइनस आर्थो पे है, पैरा पे है, आर्थो पे है। ये पैरा है, ये आर्थो है और ये आर्थो है। इसीलिए कहा जाता है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मतलब ये बताते हैं कि देखो जब हम लग जाए ना तो इलेक्ट्रोफाइल तुम आना और आर्थो पैरा पे अटैक करना, क्योंकि जब हम लग जाएंगे तो हम आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ये बता रहा है कौन, OH, इशारे में, मुंह से नहीं बोलता है, इशारे में। और इशारा तो तुम बहुत जानते हो यार, टैलेंटेड जो हो, है ना। तो देखो ये क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पे अटैक करता है, इसीलिए इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन ऐसे ग्रुप होंगे जिनके पास लोन पेयर होंगे, जैसे OH होगा, ईथर वाला ग्रुप होगा, OR होगा, NH2 होगा, है कि नहीं। ये देखो R लगा दिया तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। जिसके पास भी हैं वो सब इसी कैटेगरी के आएंगे, जिनके पास भी लोन पेयर होंगे। ठीक है, वो सब। अब इस जगह पे एक नोट भी है, जिनके पास लोन पेयर नहीं है फिर भी वो ऐसा करते हैं, वो कौन कौन है। नोट नंबर 1, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ऑल्सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑल्सो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और साथ साथ में एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं, मतलब एक्टिवेटेड भी होते हैं, एक्टिवेटेड ग्रुप भी होते हैं। मगर उनके पास तो कोई लोन पेयर होते नहीं है, तो वो किस रीजन की वजह से होते हैं, किस मेथड से होते हैं, तो वो मेथड होता है उनके पास, रीजन होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की तरह होते हैं। ऐसा कैसे, ये देखो, ऐसा इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, तो ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, और रिंग पे कैसा आ गया, माइनस। ये देखो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से रिंग को प्लस माइनस करते हैं। इनके पास लोन पेयर नहीं है फिर भी करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। कौन, एल्काइल। और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है तो इनकी पावर क्या होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतने ज्यादा पावर, इनकी पावर ये होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा पावर होगी। ये देखो, ये इनकी पावर का ऑर्डर है। ज्यादा एक्टिवेट कौन करेगा, ये इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2, इसके पास 1, ऐसे। तो एक बात पूछी जाती है कि अल्काइल ग्रुप बेंजीन को कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे माइनस लाते हैं, तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू लाते हैं। और निकालोगे कैसे कि कौन सा अल्काइल ग्रुप ज्यादा एक्टिवेट करेगा, तो जिसके पास जितने ज्यादा हाइड्रोजन। पहला पॉइंट हो गया। अब जरा देखो इसी बात को और आगे खींचते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 ये है, हैलोजन। ये देखो, हैलोजन के पास लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर है तो ये क्या होंगे, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। देखो पहली बात, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, पहली बात तो ये है। ये क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा। मतलब माइनस चार्ज कहां आएगा, यदि आप देखो तो माइनस चार्ज यही तो आएगा यार, आर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे तो ये ऐसे आएंगे, तो आर्थो पे माइनस लगाएंगे, पैरा पे माइनस लगाएंगे, इसलिए आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब ये कहते हैं आओ इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे अटैक करो, क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज आर्थो और पैरा पे है। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, तो जरा देखो प्रॉब्लम बताता हूं। बट
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये। आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जितने भी हैं सब एक्टिवेटिंग है, मतलब एक्टिवेटिंग मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं मगर डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी डीएक्टिवेटिंग है? तो जरा गौर समझिएगा ऐसा क्यों हो रहा है कि ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है फिर भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। जरा अच्छे से बात को पकड़िएगा आप। जरा इसका आई इफेक्ट बताओ कैसा है? माइनस आई। और बच्चों माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचेगा। अच्छा, रेजोनेंस इसका कैसा है? तो यदि आप सभी बच्चे ध्यान दें तो रेजोनेंस कैसा है? प्लस एम इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो नीचे लाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट इफेक्ट हुए, अपोजिट इफेक्ट। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करा रहा है। किससे? ग्रुप से। ये देखो, आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को गेन करा रहा है, आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करा रहा है, नीचे दे रहा है। अब जो डोमिनेटिंग होगा उसके हिसाब से बोला जाएगा। मान लो आर इफेक्ट ने 20% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई और आई इफेक्ट ने 30% खींच ली, तो रिजल्टेंट क्या हुआ? 10% कम हो गई। कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक नहीं करेगा। तो इन दोनों में से डोमिनेशन किसका होता है? तो दोस्त जरा देखो, डोमिनेशन इस जगह पे होता है आई इफेक्ट का। इसी वजह से हैलोजन जो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोले जाते हैं, ड्यू टू हाई इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू हाई इंडक्टिव इफेक्ट। अब बच्चों के दिमाग में बस एक चीज घूम रही होगी कि सर यार रायता फैला दिया आपने। मैंने कहा क्यों यार, क्या हुआ? कहा यार सर लगातार तो आप लोग चिल्लाते आए हो कि रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है, रेजोनेंस डोमिनेटिंग इफेक्ट है, और यहां क्या कर दिया है? आई इफेक्ट को डोमिनेट करा दिया। तो ये रायता फैलना नहीं हुआ? बताओ, लगातार तो तुम रेजोनेंस को डोमिनेट कराते आए हो, आज आई इफेक्ट को डोमिनेट करा दिया, तो रायता फैलना तो हो ही गया ना, कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो इस बात को कैसे कहोगे? तो जरा देखो यार ऐसा है क्यों, ये रायता फैला क्यों है? देखो होता क्या है, रेजोनेंस जो होता है सेम टाइप के ऑर्बिटल में बहुत फास्ट होता है। हमको तो सिर्फ सिंगल डबल दिख रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है रेजोनेंस है, मगर सेम टाइप के ऑर्बिटल में रेजोनेंस फास्ट होता है और हाइड्रोजन में सेम टाइप के ऑर्बिटल नहीं है। जबकि देखो जो ऑर्बिटल कार्बन के पास होते हैं, कार्बन के पास 2p होता है, ऑक्सीजन के पास भी 2p होता है, नाइट्रोजन के पास भी 2p होता है, गौर से देख लीजिए, फ्लोरीन के पास भी 2p होता है? सेम टाइप के ऑर्बिटल में रेजोनेंस बहुत फास्ट जाता है। क्यों? कोई बच्चा कह सकता है कि सर हाइड्रोजन का माइनस आई इफेक्ट है, तो जरा सर ये बताना, ये जो आपका OH है इसका कौन सा आई इफेक्ट होता है? इसका आई इफेक्ट कौन सा होता है? इसका भी तो माइनस ही आई इफेक्ट होता है। तो ये कहानी आपने यहां क्यों नहीं चिपकाई और यहां पे जाके चिपका दी है कि हाइड्रोजन का आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है? अरे भैया OH का भी तो आई इफेक्ट था, वो डोमिनेट नहीं किया है। तो बच्चे कहेगा सर यार रहता तो फैल गया है सर, है ना, खेल बिगड़ गया है, समझ में कुछ नहीं आएगा कि यार ये क्या हो गया है। तो आप बताता हूं, गौर समझना, सेम टाइप के ऑर्बिटल में जब रेजोनेंस होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है, मतलब डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है, वो स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है। एक मिनट यार प्यारे बच्चों, मतलब डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है। उस रेजोनेंस को हम हमेशा डोमिनेट कराते हैं, मगर यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है?
जरा देखो यार, इसके पास 2p होते हैं, इसके पास 3p होते हैं, इसके पास 4p होते हैं, इसके पास 5p। भाई लास्ट ऑर्बिटल में ही तो रेजोनेंस होगा कि अंदर के ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करा रहे होगे, लास्ट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करा रहे होगे ना यार दोस्त। तो फ्लोरीन क्या है, सेकंड पीरियड का है तो 2p होगा लास्ट में। क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का है तो 3p होगा। वो फोर्थ पीरियड का है 4p ही आएगी। तो रेजोनेंस डिक्रीज करता चला जाएगा और आई इफेक्ट डोमिनेट करता चला जाएगा। इसी वजह से ये लिखा गया है, और बाकी सब में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जो रहता फैला है इसको इस तरह से समेटना है। बात समझ पाए कि OH में, NH2 में ये सब भी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, मगर थ्रू आउट रेजोनेंस डोमिनेट कराया गया है। इवन ये बात बताई भी तक नहीं गई है कि ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, ये तो ये खींचेंगे भी। तो सीधा सीधा बोला गया ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि कहीं पर डोमिनेशन नहीं है 2p में। मगर जब हैलोजन की बात आती है तो प्रॉब्लम ये है कि ये चारों हैलोजन रिंग से अटैच हो सकते हैं, और जब चारों हैलोजन रिंग से अटैच हो सकते हैं तो वहां पर ऑर्बिटल अलग अलग आ जाते हैं, और ऑर्बिटल अलग अलग आ जाएंगे तो रेजोनेंस क्या होगा, वीक हो जाएगा। यहां पर वीक रेजोनेंस होता है, और वीक रेजोनेंस होने की वजह से आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। तो इस बात को अब मेरे साथ समझ गए होगे होपफुली, जो मैं समझा रहा हूं कि रेजोनेंस में ही ऐसी बात, सॉरी हैलोजन में ही ऐसी बात मैंने क्यों की, क्योंकि हैलोजन में अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं कार्बन के साथ, जिसकी वजह से रेजोनेंस धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। ऑर्बिटल के साइज अलग अलग होंगे तो रेजोनेंस वीक हो जाएगा, तेजी से घूम नहीं पाएगा। और एक ही साइज के ऑर्बिटल होते हैं तो रेजोनेंस बहुत फास्ट होता है और तेजी से घूमता है। ये बात बता रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रखना आता है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है रेजोनेंस की वजह से, कि आर्थो और पैरा पे आओ, मगर बेंजीन रिंग के सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये क्या करता है, ऊपर खींच लेता है, ऐसे इस तरह से। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मगर डीएक्टिवेटिंग। अब बात आती पावर की कि सर कुछ पावर का आइडिया दे दो, पावर ऑफ एम इफेक्ट प्लस एम एम। तो देखो यार ऐसे तो बहुत सारा कुछ हो सकता है, मगर तुम सिंपल फॉर्म में ये याद रखा करो, नाइट्रोजन की पावर सबसे ज्यादा है। ये देखो, ये देखिए, इससे भी ज्यादा है यदि इसमें R लगा दो, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी ना। नाइट्रोजन के बाद पावर आएगी ऑक्सीजन की, ये देखो ऐसे ऐसे। अब यार मान लो नाइट्रोजन के साथ OH आ गया, तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड OH में भी शिफ्ट होगा। तो ये तो हमेशा पावर का ऑर्डर सिंपल फॉर्म में ये याद रखा करो, सबसे पहले नाइट्रोजन की पावर, फिर ऑक्सीजन की पावर, फिर कार्बन की पावर, फिर हाइड्रोजन की पावर। हाइड्रोजन डीएक्टिवेट करते हैं ना, ऐसा होता है। तो पावर का सिंपल फॉर्म ये है, ठीक है ना, बहुत सिंपल फॉर्म। जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि ज्यादा एक्टिवेट कौन है, जरा गौर समझना, अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इनकी ऑर्डर लगानी है। ऑप्शन में कौन कौन है, बेंजीन है ए, ऑप्शन में कौन कौन है, फिनॉल है, ऑप्शन में कौन कौन है, नाइट्रोजन है, ऑप्शन में कौन कौन है, ये देखो कार्बन। ये ए है, इसको बी बोल दिया गया, इसको सी बोल दिया गया, इसको डी बोल दिया गया, ऐसे। अब बताओ ये बात हम कैसे करें, किस तरह से ये बात डिसाइड करें कि कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, कौन कम एक्टिवेटिंग है, कैसे। तो जरा देखो इस बात को आप कैसे पकड़ोगे। तो दोस्त जरा समझो, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, इसके पास लोन पेयर है तो बढ़ा ही रहा होगा, इसके पास भी लोन पेयर है तो बढ़ा ही रहा होगा, इसके पास एल्केन है,
एल्केन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं ये बात मैं बता चुका हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो बढ़ा सब रहे हैं। पावर, अब पावर से आएगा ना, क्योंकि सभी बढ़ा रहे हैं। तो पावर आपको क्या बताया गया है कि नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, और फिर बेंजीन, क्योंकि हेलोजन है ही नहीं। क्योंकि बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो सब में है, और ऊपर वाले जो ग्रुप लगे हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं। तो जब यार वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ती चली जाएगी, और पावर बढ़ती चली जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो जरा इस बात को समझिए, इस तरह से ये चीज चलेगी। अब कहानी को और आगे ले चलते हैं। बात समझ गए ना यार? ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे लाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे लाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन नीचे लाएगा, ये दोनों रेजोनेंस से लाएंगे। और वो प्यारे बच्चों किससे लाएगा, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से लाएगा, है कि नहीं? तो पावर मैंने बताई है कि सबसे पहले पावर किसकी, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। और यदि चलना हो तो ये देखो ऐसा लिखा है, ऐसे। अब दूसरी बात करते हैं, माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, उनको थोड़ा सा डिस्कस किया जाए कि भाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको कहा जाता है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसको कहोगे, जो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। ऐसा कोई भी ग्रुप जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब डिक्रीज कौन करेगा, अरे भैया जो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच ले। और बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन खींचेगा, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होंगे, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड है वो ये काम करता है। जैसे ये देखो, बेंजीन से अटैच एटम के पास यदि मल्टीपल बॉन्ड है, बेंजीन से अटैच एटम के पास यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो वो ऐसा करता है। और बेंजीन से अटैच एटम के पास यदि मल्टीपल बॉन्ड है और वो ऐसा करता है तो ये हमेशा होगा। अब क्या होगा जरा देख लो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे, ये ऐसे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके जाएगा इस तरह से, तो यहां पे प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर गए ना, और जब बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर जाएंगे तो प्लस आएगा ना दोस्त। और प्लस आया तो देखो प्लस अल्टरनेट चलता है, तो आप समझ गए हो, फिर यहां आएगा फिर यहां आएगा। तो आर्थो और पैरा पे तो प्लस है, और इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस पे थोड़ी अटैक करेगा। तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां जाता है, ज्यादा है, रिलेटिवली। तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस जगह जाता है बताओ, यहां पर। क्यों, क्योंकि यहां पर भी प्लस आ गया और यहां पर भी प्लस आ गया, तो इनडायरेक्टली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है, मगर इन तीनों पोजीशन के रिस्पेक्ट पे यहां पर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि भैया जो ग्रुप लगा है वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, तो बढ़ कैसे जाएगी मेटा पे, मेटा पे बढ़ कैसे जाएगी, मगर कम से कम मेटा पे प्लस चार्ज तो नहीं आ रहा है, जीरो को तो है, या जीरो के आसपास की वैल्यू तो है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल कहां प्रीफर करेगा, यहां प्रीफर करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रिलेटिवली। इन कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा लोकेशन।
आर्थो और पैरा लोकेशन के रिस्पेक्ट में मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसी वजह से ये बोले जाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये कह रहे होते हैं आओ मेरे प्यारे इलेक्ट्रोफाइल आओ और आर्थो और पैरा पे आके अटैक करो, सॉरी मेटा पे आके अटैक करो। तो पूछा जाए क्यों अटैक करे मेटा पे, तो उन्होंने कहा भैया मेटा पे ही थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड बचा है, वहीं पे अटैक कर लो तो ठीक है, आर्थो पैरा पे तो प्लस चार्ज रखा हुआ है, आओगे लड़ाई हो जाएगी क्योंकि वो भी प्लस है तुम भी प्लस हो। तो इसलिए इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। डीएक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करा देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा खींच लेते हैं, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कौन कौन से होंगे? जिनके पास भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग से अटैच एटम के पास यदि डबल बॉन्ड है तो वो सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये देखो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव जितने भी हैं ये सब क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये देखो ये सब मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे, इन सब के पास मल्टीपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेंगे? ऊपर खींच लेंगे। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम भी कर रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिक्रीज कराते हैं। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। इस पर क्वेश्चन, अरेंज reactivity of EAS reaction। अब EAS रिएक्शन की रिएक्टिविटी बतानी है, तो बताओ यार। देखो ये बेंजीन है ए, ये नाइट्रोबेंजीन है, ये हमारा एनिसॉल है, ये देखो और ये हमारा क्या है, देखिएगा अच्छे समझिए। ऐसे अब बताओ तो भैया जरा देखो, पहले तो ये चेक कर लो कौन कौन डिक्रीज कर रहा है। ये क्या है? इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, क्योंकि ये तो जीरो ही है, इसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो चेक कर रहा है। तो पहला वाला बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है क्योंकि उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सबसे कम तो इसी की हो गई। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इससे ज्यादा किसकी हो गई? बेंजीन की, क्योंकि भैया कम से कम डिक्रीज तो नहीं हो रही है। अब ये दोनों बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों है। अब इनमें पावर लगा लो तो कार्बन की पावर कम होती है और ऑक्सीजन की पावर ज्यादा होती है। इसलिए ये आ गया। बात समझ गए ना यार प्यारे बच्चों? आंसर कैसे आया? अब -m पावर को डिफाइन करो, -m इफेक्ट पावर, कौन ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा कौन कम करेगा? तो नाइट्रोजन, ऑर्डर वही है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट भी करता है, सबसे ज्यादा एक्टिवेट भी करता है, ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं है। फिर ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड। क्यों भाई? ऑक्सीजन तो डायरेक्ट अटैच नहीं होगा तो कार्बन होगा, तो मतलब ये ऐसे, फिर ऐसे वाले जिनके पास ये हो, ठीक है, इस तरह वाले। तो यहां पर भी आंसर वही है, पहले नाइट्रोजन आएगा, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एसिड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो खींचेंगे, तो ज्यादा एक्टिवेट डीएक्टिवेट इस तरह से चल रहा होगा। तो पहले नाइट्रोजन वाले, तो इसीलिए पहले नाइट्रोजन फिर एल्डिहाइड, कीटोन, ये तो जितने नाइट्रोजन वाले हैं पहले आएंगे। जैसे ये देखो, ये देखो, ये भी नाइट्रोजन वाला है ना, देखो Cn,
ये सब स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, ये रिंग को बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट करते हैं ऐसे, और रिंग को डीएक्टिवेट कर दोगे तो आप जानते ही क्या होगा। अब हम लोग इतनी बातें समझ गए यार दोस्त, जरा जरा समझो, हम फिर उसी जगह पे वापस आते हैं जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इस जगह से। इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है, इसमें रेट की बातें मैंने सारी कर ली, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतना ज्यादा रेट, और रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन डिक्रीज कराता है, कौन इंक्रीज कराता है, ये सारी बातें हमने कर ली, ये सारी बातें बता दी गई है कि कौन यार इंक्रीज कराएगा, कौन यार डिक्रीज कराएगा। अब हमें जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, इस बात को देखते हैं कि वो क्या बात है डिस्कस करनी। अब करनी है रिएक्शन, तो चलो अब रिएक्शन पे चलते हैं कि रिएक्शन कैसे करोगे। तो जरा देखो रिएक्शन कैसे करते हैं, तो अब डिस्कशन है रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। मतलब अब इनके एग्जाम्पल करोगे, कुल मिला के ये लिखो एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे एग्जाम्पल ऑफ EAS, ये देखो। तो बच्चों EAS के एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन, फिर हमारे पास आता है हैलोजिनेशन, फिर हमारे पास आता है सल्फोनेशन। ये देखो, अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये बताता हूं। देखो यार, जब भी कहीं नाइट्रेशन कराया जाता है तो हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3 और साथ में यूज करते हैं H2SO4। ये रेजेंट है, कौन सा रेजेंट यूज करो, ये रेजेंट, ये उनके इलेक्ट्रोफाइल। जरा समझिएगा, सबसे पहली बात है कि यदि हमें कहीं नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन में यूज क्या हो रहा हो, तो यार नाइट्रेशन में हम लोगों को करना है HNO3 और H2SO4। HNO3 और H2SO4 आपस में मिलके करते क्या है, तो जरा देखो क्या करते हैं। ये HNO3 है ऐसे, और ये H2SO4। H2SO4 अपना प्रोटॉन इसको दे देता है इस तरह से, ऐसे, तो ये वाटर निकल जाता है, तो इस तरह से NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव है, उसको बस जाके आर्थो और पैरा पे चिपका दो यदि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और मेटा पे चिपका दो यदि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप दिया है। हमें बस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए, चिपकाना कहां है ये तो फिक्स है, आर्थो पैरा पे चिपकाओगे या मेटा पे चिपकाओगे, और अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आर्थो पैरा पे होगा तो आर्थो पैरा पे चिपका देंगे, मेटा पे होगा तो मेटा पे चिपका देंगे जाके, और कुछ करना ही नहीं। हमें सिर्फ इस बात को चेक करना है कि वो डायरेक्टिंग कौन है। दो बातें चेक करनी है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है और डायरेक्टिंग क्या। इलेक्ट्रोफाइल कौन है उसको पकड़ लिया, और डायरेक्शन बता दी कि आर्थो पैरा पे चिपकाओ तो आर्थो पैरा पे चिपका देना है, मेटा पे चिपकाओ तो मेटा पे चिपका देना है। डायरेक्शन कौन बताएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप। बेंजीन रिंग के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो मेरे दोस्तों क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि कहां पे चिपकाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल कौन बताएगा, रेजेंट। रेजेंट बताएगा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और डायरेक्शन बताएगा उसके ऊपर लगा हुआ ग्रुप। बात समझ गए। डायरेक्शन कौन बताएगा, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ ग्रुप कि कहां चिपकाना है। डायरेक्शन मींस चिपकाना कहां है, आर्थो पैरा पे चिपकाना है या मेटा पे चिपकाना है। रेजेंट क्या बताएगा, रेजेंट बताएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, और बस कुछ ना करो, चिपकाते चले जाओ, खत्म हो जाती बात। तो नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल मैंने बता दिया है NO2 होता है। अब जरा देखो, ये जैसे Br2/Fe, या लिख दिया जाए Br2/Fe Br3, ये भी क्या करते हैं, ये रेजेंट है, ये Br को जनरेट कराते हैं। कैसे, जैसे Br2 जैसे ये लिखा है
Br2 ऑब्लिक Fe, तो ये क्या करता है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना देगा और अपना कन्वर्ट कर लेगा BrO3 निगेटिव में, ऐसे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अपना अटैक करेगा कहां पर, आर्थो पैरा इस पर। सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में हम यूज करते हैं H2SO4 एज ए रेजेंट। H2SO4 में क्या होता है, दो H2SO4 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और ये बना देते हैं SO3 प्लस SHO निगेटिव प्लस ये। अब गौर समझिएगा, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है SO3, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है और रिंग पर HSO4 SHO3 ऐड, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ करते हैं इसको, गौर से मेरी बात को समझो जरा। देखो बच्चों, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 और जबकि रिंग पे ऐड हो रहा होता है ये, और बेंजीन रिंग पर HSO3 ऐड होता है, मगर इलेक्ट्रोफाइल HSO3 नहीं है, SO3 है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। जब बेंजीन इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो न्यूट्रल करने के लिए अपने को प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, कुछ ऐसे। देखो अब इस बात को मैं करके दिखाता हूं, जैसे आप मेरी बातों को समझ पाओ कि मैंने पढ़ाया क्या है। जैसे सपोज करो ये बेंजीन है, ठीक है, यही तीन रिएक्शन में बेंजीन पे ही बता रहा हूं और यही तीन रिएक्शन में टॉल्यून पे ही बता रहा हूं, जैसे आपको एक आइडिया हो जाए। देखो ये बेंजीन है, ठीक, ऐसा बेंजीन में मैंने क्या किया, तीनों काम करा है एक एक करके, ठीक है। ये मैंने कराया नाइट्रेशन, ये मैंने कराया सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सॉरी, है ना, ये हेलोजिनेशन कराया और ये कराया सल्फोनेशन। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3। अब बेंजीन में बताओ लोकेशन क्या है, बेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ भाई दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा यार, प्यारे बच्चों प्लीज बताएं, बेंजीन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग। ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब हुआ सारी लोकेशन एक जैसी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सभी लोकेशन एक जैसी हैं। ये देखो, मतलब इनका कोई नॉमेनक्लेचर नहीं है, सारी लोकेशन एक जैसी हैं। नॉमेनक्लेचर तब आता है जब बेंजीन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दो, अभी कुछ नहीं लगा है तो सारी लोकेशन एक जैसी है, सबके नाम एक है, चाहे जहां लगा दो। तो तुमने नाइट्रेशन किया तो नाइट्रेशन किया तो लगा दिया, कहां पे लगा दो, चाहे जहां लगा दो। सबके नाम नाइट्रोबेंजीन है, सबके नाम ब्रोमोबेंजीन है, चाहे जहां लगाओ, और सबके नाम सल्फोबेंजीन है, चाहे जहां लगाओ। अब जरा गौर समझो, इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल SO3 है, मगर अभी मैंने पीछे बताया था ऐड हो गया क्या, HSO3। तो बच्चों को लगता है ये गलत कैसे है, मतलब गड़बड़ कैसे, तो जरा देखो, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो जब अटैक करेगा तो ये आ जाएगा ऐसे। कैसे आया ये बात, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारे पास ये बेंजीन है ऐसे, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये ऐसे अटैक हुआ, तो जब ये ऐसे अटैक होगा तो बॉन्ड खुल जाएगा। अब बॉन्ड कैसे खुला, इधर की ओर, तो ये आ गया। अब ये बॉन्ड, एक मिनट थोड़ा सा बॉन्ड का वो चेंज कर दे, डायरेक्शन। अब जरा समझो, ये बॉन्ड हमारे इसके पास गया, भाई इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो जब इसको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यार मेरे दोस्त, तो ये माइनस हो जाएगा ना ऐसे,
और ये प्लस। अब क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर लाने के लिए ये बॉन्ड इधर आए, तो जब ये बॉन्ड इधर आएंगे ऐसे, तो यार प्रोटॉन रिलीज होगा, और इसके ऊपर क्या लगा है, माइनस, तो ये उस प्रोटॉन को गेन कर लेता है, और गेन कर लेता है तो लास्ट में आंसर ये देखो आ गया, सल्फोनिक एसिड। एक मिनट, क्या आ गया, सल्फोनिक एसिड। ऐसा, ये देखो, तो जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैच कुछ होगा और इलेक्ट्रोफाइल कुछ होगा, चार्ज वाले में सेम होता है। ये देखो, अब यही काम मैं टैलून के साथ कराऊं तो देखो अब क्या होना चाहिए, गौर से देखो, सेम हेडिंग है और मैंने टैलून के साथ करा दी। ये देखो, ये देखिए प्यारे बच्चों, मैंने नाइट्रेशन करा दिया ऐसे, मैंने हेलोजिनेशन करा दिया ऐसे, और मैंने सल्फोनेशन करा दिया ऐसे। अब क्या है, अब ये बताता है कि हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अभी पीछे पढ़ाया था हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 + 2, कहां लगाओगे, आर्थो पैरा पे। तो तुमने क्या किया, आर्थो पे लगा दिया, और कहां लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, बस ऐसे। यहां का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br+, कहां लगा दिया, आर्थो पे लगा दिया, और कहां लगा दिया, पैरा पे लगा दिया। भाई इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां लगेगा, आर्थो पैरा पे। क्यों लगेगा, क्योंकि यार वो रिंग खुद बता रही है कि भैया माइनस चार्ज जो है आर्थो पैरा पे है, तो आर्थो पैरा पे अटैक करो। इसका क्या है, SO3H, मगर ऐड क्या होता है, आप सबको बता चुका हूं, ऐड क्या होता है दोस्त, SO3H, मगर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3। ये देखो, ये आंसर आ गया इस तरह से। तो यहां पर दो जगह लगा है, एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे, एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा। वहां पे नहीं, क्योंकि वो बेंजीन था ना, बेंजीन में कोई लोकेशन ही नहीं थी, सब जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी, सब जगह पे क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल लोकेशन, सभी लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे नहीं है, इसलिए हम कभी आर्थो पे अटैक, पैरा पे अटैक, आर्थो अटैक। अब जरा देखो, यदि कोई बच्चा कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 को ज्यादा ले ले, एक्सेस में ले ले, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाती है, ये वाली, और लास्ट में जाके सारी आर्थो पैरा पोजीशन को फिल कर देता है। जितनी भी आर्थो पैरा पोजीशन है सभी की सभी फिल हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, आर्थो और पैरा पे ज्यादा है, तो सारी की सारी आर्थो पैरा फिल कर देता है। और सारी की सारी आर्थो पैरा फिल कर दोगे तो इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोइलिन। ये देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोइलिन कैसे भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसी को बोलते हैं TNT। एक्सप्लोसिव होता है, बम बनाने के काम में आता है। ये देखो, जब कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 का वेपर फॉर्म ले लोगे, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा दोगे, तो सभी लोकेशन को फिल कर देगा, जितनी भी आर्थो पैरा लोकेशन है सबकी सब फिल हो जाएंगे इस तरह। तो जरा देखो यार, बात को मेरी समझ पा रहे हो कैसे कर रहा हूं, किस तरह से चीजों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, किस तरह के हम लोग इसको काम कर रहे हैं, और किस तरह से चीजों को ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल आया चिपका दिया, इलेक्ट्रोफाइल आया चिपका दिया, ठीक है। अब इसी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं उसको। नोट नोट जरा समझो, देखो ये हमारे पास टैलून है, ये देखो ऐसे। अब टैलून में दो बातें हैं, अच्छे समझिएगा, टैलून में दो बातें क्या है। ये वाली चेन कैसी है, ये एलिफैटिक चेन है, ये एलिफैटिक चेन है और एलिफैटिक कार्बन है, और ये कैसी है, एरोमेटिक है।
है। अब क्या है, ये भी हैलोजिनेशन करता है और ये भी हैलोजिनेशन करता है। अभी पीछे कराया है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हैलोजिनेशन करना कहां है, रिंग पे करना है कि एलिफैटिक चेन पे करना है? तो जरा देखो, जब रिंग पे होगा तो हैलोजन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ऐसा होगा या ऐसे होगा। और ऐसा जनरेट करने के लिए हैलोजन को मेटल के साथ आना चाहिए, या तो कोई मेटल हो या फिर कोई लुईस एसिड हो। मतलब जैसे ये देखो, ये देखो, जैसे Br2/Fe या फिर Br2/FeCl3 ऐसे। तब हम कहां करेंगे, रिंग पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। मगर मान लो कहीं पर ऐसा है हैलोजन/Hν, सनलाइट, फोटोन एनर्जी, तो बेटा कहां करोगे, चेन पे करोगे, यहां पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। मतलब कुछ इस तरह से है। अब जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, गड़बड़ ना करना, क्योंकि पेपर में आता है बच्चों को जल्दी जल्दी में क्या है, सारे आंसर सेम समझ में आते हैं और वो चिपका देते हैं। देखिए इस बात को समझिए, मैंने हैलोजिनेशन ये लिखा और फिर मैंने ये भी लिखा। ये देखो, अब क्या करोगे, जब HNU की प्रेजेंस में है तो रिंग में हैलोजिनेशन नहीं होगा, चेन पे होगा। ये देखो, आपको मैंने एल्केन का हैलोजिनेशन पढ़ाया था, मोनो हैलोजिनेशन। अब मोनो के साथ साथ यदि मान लो ये रिएक्शन को बढ़ाते चले जाएं तो एक एक करके सभी हैलोजन रिप्लेस हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया था कि एल्केन में क्या होता है, सब एक जैसे होते हैं तो मिक्सचर फॉर्म होता है। मगर यहां पर कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है, कार्बोकटायन फॉर्म हुआ है तो कहां होगा, आर्थो पे होगा और बस पैरा पे होगा। ये देखो, तो दोनों में हैलोजिनेशन है, मगर ध्यान रखना कौन सा हैलोजिनेशन कब करना है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। यदि फोटोन एनर्जी पड़ी है, सनलाइट है कि भाई इतना ऑब्लिक सनलाइट, तो बात तो एक ही है, सनलाइट से मिलता ही क्या है, फोटोन एनर्जी तो मिलेगी। तो ये देखो, तो ध्यान रखना क्या करना है। और यदि वो FeCl3 मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाले रेजेंट डाल रहा है तो क्या करना है, यहां पर ये Cl पॉजिटिव है, Cl पॉजिटिव है तो यहां पर थोड़ी रिएक्शन करेगा, फिर तो यही करेगा। और यहां पर ये फ्री रेडिकल है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये करेगा। तो इस बात का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को पकड़ के रखिएगा, कब कब क्या क्या करना पड़ेगा, कब कब क्या क्या होगा। अब जरा देखो यार, अब जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, ठीक है। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करते ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगी, मगर उसमें बहुत सारा वेरिएशन है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा। आपके लिए क्या है, चीजों को रिवाइज करते रहिए। बचा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में, और साथ में क्या, नया टॉपिक भी, ठीक है। तब तक के लिए आपका काम क्या है, चीजों को रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन करते रहो और मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।